नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज के दिन क्या आप उन लोगों को याद करना चाहेंगे जिनके घर इस आज़ाद भारत में बिना किसी सुनवाई और दोष सिद्धि के गिरा दिए गए? क्या आप उन लोगों की जगह खुद को रखकर सोचना चाहेंगे कि उन्हें इस वक्त कैसा लग रहा होगा? घर घर तिरंगा अभियान के लिए वे भी अपने घरों की छत पर तिरंगा लहराते, मगर अब तो उनका घर ही छिन गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। इन टूटे बिखरे घरों को देखकर आप किस आज़ाद भारत की कल्पना कर रहे हैं? क्या उस आज़ाद भारत की जहां बुलडोज़र को इंसान से ज़्यादा आज़ादी मिल गई है? इन तस्वीरों के पीछे स्क्रोल की वेबसाइट पर जफ़र आफक की रिपोर्ट चल रही है कि 1 महीना पहले तक यहाँ ज़िंदगी गुलजार थी, अब यहाँ शमशान की सी हालत है। 6 अगस्त से बुलडोज़र ने कहर ढाना शुरू कर दिया। 1.5 किलोमीटर के इलाके में होटल से लेकर छोटी दुकानें, खोमचे और मकान सब गिरा दिए गए। एक ही झटके में फुटपाथ पर सामान बेचकर गुजारा करने वाले 200 लोगों की कमाई का जरिया छिन गया। उनके खोमचे मिट्टी में मिला दिए गए। किसी को 50,000 का नुकसान हुआ तो किसी का घर ही चला गया। जिनके खोमचे तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गईं और घर गिरा दिए गए, क्या उनकी दंगों में कोई भूमिका थी? प्रशासन अपनी कार्रवाई को अतिक्रमण के खिलाफ बताता है, दंगों से नहीं जोड़ता। स्क्रोल के रिपोर्टर ने लिखा है कि 50 किलोमीटर के इलाके में बुलडोज़र ने तबाही मचाई है। अदालत में ही प्रशासन को बताना है कि कितने घर और दुकानें गिरा दी गई हैं। मीडिया में यह संख्या 1208 इमारतों से लेकर 500 तक बताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि प्रियदर्शनी आवास योजना के तहत हरियाणा सरकार ने जिन घरों को बनाया था उन्हें भी तोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश की धरती पर अपराधियों की अब खैर नहीं। जो भी व्यक्ति अपराध करता है, कोर्ट उसे सज़ा तो देता ही है, साथ ही मामा ब्याज भी देता है, बुलडोज़र चलवा देता है। यह एक मुख्यमंत्री की भाषा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। बुलडोज़र ब्याज हो गया है। एक दिन बुलडोज़र ब्याज की जगह मूल हो जाने वाला है, बल्कि हो भी गया है। इसी हफ्ते खबर आई कि गांधी के बनाए गुजरात विद्यापीठ में सर्वधर्म प्रार्थना रोक दी गई और बनारस के राजघाट स्थित महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के सर्व सेवा संघ भवन को 12 अगस्त के दिन बुलडोज़र से गिरा दिया गया। लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि मीडिया सुन ले, कोर्ट सुन ले, प्रशासन सुन ले, सरकार सुन ले, मगर बुलडोज़र ना आदमी को पहचानता है, ना गांधी को। उसने यह इमारत गिरा दी। उसके पहले यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पुरानी किताबें इस तरह से ज़मीन पर फेंक दी गईं, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। इसका विरोध करने पर सर्व सेवा संघ के संयोजक राम धीरज समेत दर्जन भर लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया गया था। अब इन किताबों का क्या होगा, कोई नहीं जानता। गांधी की इस इमारत के साथ जो हुआ, उसका दर्द सरकार के भीतर बैठे लोगों को तो नहीं ही हो रहा होगा। आज के भारत में बुलडोज़र को कितनी आज़ादी है, इंसान को कितनी कम। हमारा आज का वीडियो प्रधानमंत्री के आज के भाषण पर नहीं है, क्योंकि हमने इसकी रिकॉर्डिंग 14 अगस्त को कर ली थी, मगर उनके पुराने भाषणों और पिछले हफ्ते आई CAG की रिपोर्ट की चर्चा करना चाहते हैं। 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार और परिवारवाद की चर्चा ज़रूर करते हैं। 2016 में नोटबंदी लाई गई तो उसके अगले साल 15 अगस्त 2017 को भ्रष्टाचार की चर्चा बहुत कम हुई। इतना ही कहा गया कि नोटबंदी आई जिससे भ्रष्टाचार रोका गया। नोटबंदी के 3 साल बाद 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के मिशन में जो भी रुकावट बनकर आ रहे हैं, हमने उनकी छुट्टी कर दी है। 2019 के 3 साल बाद 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। 2016 से 2022 तक आते आते वे ये बात करने लग गए कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह घुस गया है। हर भाषण में वे भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा ऐलान करते हैं, मगर इस साल तो उनके ऐलान का बड़ा इम्तहान हो गया। केवल CAG की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं,
अमेरिका से लौटकर प्रधानमंत्री एनसीपी पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं, उसके कुछ दिनों के भीतर एनसीपी बीजेपी सरकार में शामिल हो जाती है। जिस अजीत पवार पर बीजेपी के नेता सैकड़ों करोड़ के घोटाले के आरोप लगाया करते थे, जेल भेजने की बातें करते थे, उन्हें महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अमित शाह कहते हैं कि अब अजीत पवार अपनी सही जगह पर हैं। आखिर प्रधानमंत्री कैसे खुद को भ्रष्टाचार की लड़ाई का नेता घोषित कर देते हैं? और अमित शाह के अनुसार वो सही जगह का मतलब क्या है? क्या खुद को भ्रष्टाचार के तमाम संदेहों से इस तरह से प्रधानमंत्री ऊपर कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो उनके 70,000 करोड़ के आरोप के तुरंत बाद वही पार्टी उनकी पार्टी की सरकार में कैसे शामिल हो सकती है? उन्हें थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए। केवल यही एक उदाहरण नहीं है। हम द्वारका एक्सप्रेसवे पर सीएजी की रिपोर्ट की बात करने वाले हैं, मगर इसी साल कर्नाटका में क्या हुआ? भ्रष्टाचार से लड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी को हार से नहीं बचा सके।